नमस्कार दोस्तों, आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल अंडरस्टूड स्टडी पर एक बार बहुत बहुत फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं एसके झा सर के द्वारा जो साइंस की प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 2 लॉन्च की गई है, उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि अभी जो हाल ही में एनटीपीसी सीबीटी 1 2020-21 हुए थे, उनके सभी प्रश्नों को इस पुस्तक में समाहित की गई है, जो आपके आने वाले ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों, यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइएगा, जहाँ से जुड़ करके आप इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो की ओर। दोस्तों, आज का जो मेरा मोटिवेशन कोट है, प्रश्न कह रहा है कि स्टार्ट यानी कि शुरुआत, अगर मन में ठान लिया तो आधी जीत हो गई। दोस्तों, यदि आप किसी भी एग्जाम को तैयारी करते हैं और आपने यदि सोच लिया कि मेरा एग्जाम को क्रैक करना है, तो आप सोच लीजिए दोस्तों कि आपका आधा काम हो चुका है। बस आपको थोड़ी सी और मेहनत करनी है, जिससे कि आपके लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की ओर। आज का जो पहला प्रश्न हमारा होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों, प्रश्न कह रहा है, गुरुत्वाकर्षण चैप्टर से है। प्रश्न है कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्व के कारण त्वरण का मान क्या होगा। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्व के कारण जो त्वरण का मान क्या होगा। मान लीजिए दोस्तों, ये पृथ्वी है, ठीक है, इसके सतह पर जो गुरुत्व त्वरण लगेगा। देखिए दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण होता है किसी वस्तु को, जो गुरुत्वाकर्षण होती है, पृथ्वी में एक बल होती है, ठीक है, वो किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है। मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ पर रखी हुई है, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या होती है, अपने आप जो है पृथ्वी इसको खींचती है अपने अंदर, ठीक है, अपने अंदर इसे खींचने की कोशिश करती है, उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, उसे क्या बोलेंगे? गुरुत्वाकर्षण बल बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि गुरुत्व त्वरण का मान पूछा जा रहा है दोस्तों हमको, तो स्मॉल जी की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। तो देखिए, आपके पास ऑप्शन है क्या? जी बराबर जी एम बटा आर स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है जी बराबर 2gm बटे आर, तीसरा ऑप्शन है जी बराबर 2gm बटे आर स्क्वायर, और चौथा ऑप्शन कौन सा हो गया? जी बराबर GM बटे आर। तो दोस्तों, इन चार ऑप्शन में से जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा, जी बराबर GM बटे आर स्क्वायर, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यानी कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्व के कारण जो त्वरण का मान होगा वो क्या होगा? जी बराबर GM बटे आर स्क्वायर होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर एक इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब इस बात को याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है, ठीक है। आपसे एग्जाम में सिर्फ फॉर्मूला ही पूछा जाता है, इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। इसलिए दोस्तों, आप बस इसको याद रखिएगा कि जी बराबर GM बटे आर स्क्वायर होता है। बस आपसे यही प्रश्न पूछता है जो आपको बताना होगा, ठीक है। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न हमारा होगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न कह रहा है कि हवा में प्रकाश का वेग कितना है? 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, एवं कांच में 2 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, तो कांच का अपवर्तनांक कितना होगा? दोस्तों, यदि आप इस प्रश्न को ध्यान से देखेंगे तो प्रश्न में ही प्रश्न छुपा हुआ है। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें, देखिए, हवा में प्रकाश का वेग कितना होता है। यदि आपसे कोई पूछे तो आपको बताना होगा कि हवा में प्रकाश का वेग जो होती है वो होती है कितना? 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, ठीक है दोस्तों। ये हुआ पहली बात। दूसरी बात कि कांच में प्रकाश का वेग कितना होता है, तो 2 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है कांच में प्रकाश का वेग। ये भी आप याद रखिएगा। यहाँ दोस्तों दो प्रश्न बन गया कि हवा में प्रकाश का वेग कितनी होती है। यानी कि हवा मतलब कहने का मतलब क्या हुआ? निर्वात में। तो निर्वात में प्रकाश की वेग कितनी हो गई? 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो गई, और कांच में कितनी हो गई? 2 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो गई, ठीक है। यहाँ से दो प्रश्न बन गए। अब दोस्तों हम प्रश्न चलते हैं हम अपने प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा रहा है कि कांच का अपवर्तनांक क्या होगा। तो दोस्तों आपको बता दें, कांच अपवर्तनांक को हम किससे सूचित करते हैं? तो म्यू से सूचित करते हैं, ठीक है दोस्तों। म्यू सूचित करते हैं अपवर्तनांक को। तो अपवर्तनांक जो है उसको म्यू सूचित करते हैं। तो हमको निकालना किसका है? कांच का अपवर्तनांक निकालना है। जिसका हमको निकालना होगा उसको हम नीचे में रखेंगे, और जो दे रखा होगा उसको ऊपर में रखेंगे। तो कांच का अपवर्तनांक कितना दे रखा है दोस्तों? 2 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड दे रखी है, ठीक है। उसके बाद और क्या दे रखा है दोस्तों हमारे पास? तो हवा में प्रकाश का वेग कितना दे रखा है? 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड दे रखी है किसमें? हवा में प्रकाश की वेग, ठीक है दोस्तों। यदि इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए, यहाँ से हमारा मीटर पर सेकंड और मीटर पर सेकंड कट जाएगा, क्योंकि दोनों 10⁸ मीटर पर सेकंड है। तो बचेगा हमारे पास क्या? 3/2 बचेगा, ठीक है दोस्तों। 3/2 बचेगा, तो 3 का आधा कितना होगा? 1.5 हो जाएगा। यानी कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा और 1.5 हो जाएगा। तो 1.5 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में है 1.5। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 1.5 हो जाएगा। दोस्तों, आप देखिए कोई मात्रक नहीं लगी हुई है, तो आप इस बात को याद रखिएगा कि अपवर्तनांक की जो होती है वो कोई मात्रक नहीं होती है, ठीक है। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि इनमें से किसकी जो कोई मात्रा नहीं होती, यानी कि मात्रक विहीन राशि हो, इनमें से कौन सी है? तो आपको बताना होगा दोस्तों कि अपवर्तनांक जो होती है एक मात्रक विहीन राशि होती है, इसके पास कोई मात्रक नहीं होती है, ठीक है। इसलिए ये बस सिर्फ संख्या में होती है। आई होप दोस्तों आपको ये प्रश्न बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि ध्वनि का ताप किस पर निर्भर करता है, ठीक है दोस्तों।
ध्वनि का जो तारतम्य होता है वो किस पर निर्भर करता है? तो आपके पास ऑप्शन है आवृत्ति पर, दूसरा ऑप्शन कौन सा हो गया तीव्रता पर, तीसरा ऑप्शन कौन सा हो गया वेग पर, और चौथा कौन सा आयाम पर। तो दोस्तों आपको बता दें पहले ध्वनि आखिर है क्या। तो ध्वनि दोस्तों क्या होती है कि ध्वनि एक प्रकार की कंपन होती है। ठीक है, क्या होती है? ध्वनि एक प्रकार की कंपन होती है और ध्वनि को गमन करने की क्या किसी मीडियम की आवश्यकता होती है। यानी कि आपके पास यदि कोई मीडियम नहीं है तो ध्वनि ट्रैवल नहीं कर पाएगी। ठीक है, लेकिन प्रकाश की बात करें तो प्रकाश को मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, वो निर्वात में भी चल सकती है, लेकिन ध्वनि जो है वो निर्वात में नहीं जा सकती है। ठीक है, तो दोस्तों अब बात आती है कि ध्वनि का जो सबसे अधिक जो है किसमें चलती है। तो ठोस में ध्वनि गति सबसे अधिक होती है। ठीक है, उसके बाद किसमें होती है? उसके बाद द्रव में होती है, उसके बाद कौन सी गैस में होती है। तो यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है। तो दोस्तों आपको बता दें ध्वनि का तारतम्य जो होती है वो आवृत्ति पर निर्भर करती है। ठीक है दोस्तों, आवृत्ति पर निर्भर करती है। दोस्तों होता क्या है कि ध्वनि की आवृत्ति अधिक होने पर ध्वनि का तारतम्य और अधिक हो जाती है। ठीक है, तो ध्वनि की जो आवृत्ति होती है क्या होगी? तारतम्य अधिक होगी, ध्वनि की आवृत्ति अधिक हो जाएगी। इसी कारण दोस्तों क्या होता है कि पुरुषों की आवाज़ जो होती है वो मोटी होती है और महिलाओं की आवाज़ जो होती है वो पतली होती है। क्यों होती है? क्योंकि पुरुषों की आवाज़ की आवृत्ति जो होती है वो क्या होती है? अधिक होती है, और आवृत्ति अधिक होने से क्या होती है? आवाज़ मोटी होती है। और महिलाओं की आवाज़ पतली इसलिए होती है क्योंकि उसकी जो तारतम्य होती है, यानी कि महिलाओं की ताकत जो होती है वो आवृत्ति अधिक होती है, तो इसलिए उसकी आवाज़ जो होती है वो पतली होती है। तो यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए दोस्तों कि महिलाओं की आवाज़ और पुरुषों की आवाज़ में किसकी आवाज़ पतली और मोटी होती क्यों होती है, तो आप इसे बता सकते हैं। साथ ही दोस्तों आप बात करें कि शेर की दहाड़ तथा मच्छर की भिनभिनाहट में मच्छर की भिनभिनाहट का ताकत जो होती है वो अधिक होती है। ठीक है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या है हमारे पास। प्रश्न क्या है कि 100 डेसिबल का शोरगुल नॉइज का प्रबलता स्तर किस पर होगा। तो दोस्तों देखिए 100 डेसिबल की बात करें तो आपके पास देखिए ऑप्शन है सुनाई भर देने वाला आवाज़ से, दूसरा है वार्तालाप से, तीसरा है शोर शराबे वाली गली की आवाज़ से, और चौथा कौन सा हो गया? यंत्र कारखाने से। तो दोस्तों आपको बता दें सुनाई भर देने के लिए जो ध्वनि की आवश्यकता होती है वो कितना होती है? 15 से लेकर के 20 डेसिबल तक की ध्वनि को हम सुन सकते हैं आराम से। ठीक है दोस्तों बात करते हैं समान वार्तालाप की। तो समान वार्तालाप की कितनी चाहिए? 30 से 40 डेसिबल की ध्वनि जो होती है पर्याप्त होती है किसके लिए? सामान्य वार्तालाप के लिए। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों उसके बाद क्या होता है? शोर शराबे वाली गली की आवाज़ के लिए कितनी आवश्यक होती है? तो 90 से 95 जो डेसिबल होती है ये शोर शराब के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, वहीं दोस्तों यंत्र कारखाने में ये 100 से लेकर के 105 डेसिबल तक की ध्वनि जो उत्पन्न होती है कहाँ से उत्पन्न होती है? तो ये उत्पन्न होती है हमारा ये क्या बोलते हैं कारखाने से। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा कि यंत्र कारखाने की शोर से कितने निकलती है ध्वनि? 100 से लेकर के 105 डेसिबल तक की ध्वनि इससे निकलती है। ठीक है, दोस्तों हमसे प्रश्न क्या पूछ रहा था कि 100 डेसिबल का शोरगुल नॉइज का प्रबलता स्तर संगत होगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि 100 डेसिबल जो कौन उत्पन्न करता है? तो हमारा यंत्र कारखाने से 100 डेसिबल उत्पन्न होती है। दोस्तों बात करते हैं सुनाई भर देने वाला आवाज़ से, तो कितना 15 से 20 डेसिबल हो जाएगा, और सामान्य वार्तालाप से कितना हो जाएगा? 30 से 40 डेसिबल हो जाएगा, और शोर शराबे वाली गली के आवाज़ से कितना हो जाएगा? 90 से लेकर के 95 डेसिबल के बीच में इसकी हो जाएगी। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन जो है 4 का डी, ऑप्शन नंबर सी डी सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न कह रहा है कि जब झूले पर बैठा हुआ व्यक्ति उस पर खड़ा होता है तो झूले की दोलन की आवृत्ति क्या होगी। तो दोस्तों जब झूले पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति होता है उस पर जब खड़ा हो जाता है उसकी आवृत्ति जो होती है वो बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है दोस्तों? क्योंकि होता क्या है कि झूले पर बैठे हुए व्यक्ति खड़े हो जाने पर उसका द्रव्यमान जो होती है केंद्र के ऊपर उठ जाती है। ठीक है, तथा एल का मान जो होता है घट जाता है। इस कारण दोस्तों क्या होती है? टी समानुपाती √L होता है। यानी कहने का मतलब दोस्तों ये हुआ कि आवर्तकाल जो होती है लोलक की प्रभावी लंबाई पर निर्भर करती है। यानी कि जो आवर्तकाल बढ़ेगी, ठीक है, तो ये लोलक की लंबाई भी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा था कि जब झूले में बैठा हुआ कोई व्यक्ति ऊपर खड़ा हो जाता है यानी कि लंबाई बढ़ गई, तो लंबाई जब बढ़ गई तो क्या हो जाएगा? उसकी आवर्तकाल भी क्या होगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार जो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों हमारे क्या है। 6ठा प्रश्न कह रहा है कि रात में कुहासे और कोहरे में फोटोग्राफी करना निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हुए संभव है। तो दोस्तों देखिए फोटोग्राफी की बात करें तो फोटोग्राफी जो करना संभव होता है कुहारे में। आप सब दोस्तों देखे होंगे कि कुहारा जब ठंडी महीना में क्या होता है, कुहारा बहुत लगता है, कुहासा। तो इसमें क्या होता है कि हम जो है आसानी से फोटोग्राफी नहीं कर पाते, मतलब धुंधला दिखाई पड़ता है। तो उसी को हम धुंधला दिखाने के लिए हम क्या करते हैं? अवरक्त किरण का इस्तेमाल करते हैं। अवरक्त किरण में क्या होता है दोस्तों? ये उसमें विकिरण पैदा करता है जिससे कि जो ओस होती है यानी कि कुहारा होती है वो साफ़ हो जाती है और हम आसानी से क्या करते हैं? फोटोग्राफी कर पाते हैं। ठीक है दोस्तों,
दोस्तों इसके अलावा इसका उपयोग जो होता है हम लोग करते हैं रोगियों की सेकाई करने में करते हैं, टीबी के रिमोट कंट्रोल में क्या इसका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों क्या होता है कि अवरक्त किरण में इसका उपयोग इसलिए करते हैं कि यह वस्तु पर चढ़ती है और इस पर इसका ताप जो होता है वो बढ़ जाती है, यानी कि 6 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारे प्रश्न का आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हमारे क्या क्या कर रहा है। जब कोई पिंड वायुयान से गिराया जाता है तब इसकी डैश बढ़ जाती है। तो दोस्तों जब कोई पिंड को वायुयान से गिराते हैं तो इसकी जो है गति ऊर्जा बढ़ जाती है। ठीक है, होता क्या है दोस्तों कि देखिए मान लीजिए क्या होता है, यहाँ पर बता देते हैं आपको। गति ऊर्जा इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि देखिए कोई मान लीजिए प्लेन उड़ रहा है, ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे कोई वस्तु को हम गिराते हैं, ठीक है, नीचे की ओर, क्योंकि नीचे की ओर गिरेगी ना, गुरुत्वाकर्षण नीचे की ओर लगती है तो नीचे की ओर गिरेगी। जब वायुयान से कोई किसी पिंड को गिराते हैं तो उसकी जो बल लगती है वो नीचे की ओर लगती है, गुरुत्वाकर्षण बल लगती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है कि देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से जब गिरना स्टार्ट करती है तो यहाँ यू की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। क्यों 0 होती है, क्योंकि प्रारंभिक बिंदु कितनी होगी, 0 होगी, और धीरे धीरे जब ये वस्तु गिरती जाती है तो इसका जो है मान कुछ न कुछ बढ़ते जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होती है, त्वरण जो होती है इसमें त्वरण की वृद्धि हो जाती है। त्वरण में क्या होती है, वृद्धि होती जाती है। क्यों, क्योंकि दोस्तों आप सबको पता होगा त्वरण किसको कहते हैं। तो त्वरण कहते हैं कि वेग समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, तो वेग में परिवर्तन हो रहा है, यहाँ मान लीजिए 0 था तो यहाँ पे 1 2 3 इस तरह से बढ़ते जा रहा है, तो वेग में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, उससे क्या बोलेंगे, त्वरण बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों कि जब किसी पिंड को वायुयान से गिराया जाता है तो उसकी जो है क्या बढ़ जाती है, गति ऊर्जा बढ़ जाती है। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों हमारा क्या है। अगला प्रश्न कह रहा है कि वनस्पति पदार्थों के खाद्य में अपघटन का अभिक्रिया का एक उदाहरण है। तो देखिए वनस्पति खाद्य में जो खाद्य अपघटन का अभिक्रिया होती है वो किसका उदाहरण होता है। तो फ्रेंड्स ये ऊष्माक्षेपी का अभिक्रिया होती है। ऊष्माक्षेपी क्या होता है, ऊष्माक्षेपी में क्या होता है, किसी पदार्थ की ऊष्मा जो होती है वो उत्सर्जन होता है, यानी बाहर निकलता है। वैसे तो बात करते हैं ऊष्माशोषी की, तो ऊष्माशोषी में क्या होता है, किसी पदार्थ जो ऊष्मा होती है वो क्या होती है, अंदर की ओर लगती है, तो ऊष्माशोषी करते हैं, यानी कि ऊष्मा का अवशोषण करती है ये, और ऊष्माक्षेपी क्या करती है, ऊष्मा को बाहर निकालती है। तो इस प्रकार जो है ऑप्शन नंबर 8 का ए हो जाएगा हमारा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, यानी कि वनस्पति पदार्थों के खाद्य में अपघटन की अभिक्रिया जो होती है वो ऊष्माक्षेपी के अंतर्गत की जाती है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे। मृत अंगों को सामान्यतः फॉर्मेलिन में रखा जाता है। फॉर्मेलिन एक क्या होता है दोस्तों, आप सबको पता होगा, जब हमारे देश में कोई व्यक्ति मरते हैं तो क्या होता है कि बहुत सारे लोग उसका दाह संस्कार के लिए करते हैं। तो दाह संस्कार में क्या होता है कि बहुत सारे जो हमारे फैमिली मेम्बर होते हैं वो नहीं पहुंच पाते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, मृत शव को हम कुछ दिनों के लिए रखते हैं जब तक वो नहीं आते हैं, तो उसको किस में रखा जाता है, फॉर्मेलिन में रखा जाता है। ठीक है, तो हमसे प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि फॉर्मेलिन आखिर है क्या। तो सबको बता दें, फॉर्मेलिन जो होता है एक जलीय फॉर्मेल्डिहाइड होता है। क्या होता है, जलीय फॉर्मेल्डिहाइड होता है फॉर्मेलिन, जिसके कारण से जो है दोस्तों ये मृत अंगों की जो है सुरक्षित रह पाता है। ठीक है, इसमें लगभग कितना 37% जो होती है जलीय फॉर्मेल्डिहाइड होती है, जिसके कारण से जी दोस्तों इसमें जो रखे हुए मृत शरीर होते हैं वो जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखेंगे हमारे क्या हो जाएगा। 10वां प्रश्न कह रहा है कि एल्युमिनियम जो होता है किसका महत्वपूर्ण अयस्क है। ठीक है दोस्तों, एल्युमिनियम किसका महत्वपूर्ण अयस्क है। आपके पास ऑप्शन है कायोलिनाइट, दूसरा ऑप्शन है हेमेटाइट, तीसरा ऑप्शन है जियोलाइट, और चौथा ऑप्शन कौन सा हो गया, बॉक्साइट। दोस्तों इन 4 ऑप्शन में से जो हमारा बॉक्साइट हो जाएगा ये एल्युमिनियम का अयस्क महत्वपूर्ण अयस्क हो जाएगा। ठीक है, एल्युमिनियम बॉक्साइट का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, तो Al आपको बताते हैं Al2O3 × 2H2O होता है किसका, बॉक्साइट का फॉर्मूला आप याद रखिएगा। ये बॉक्साइट का फॉर्मूला क्या होता है, Al2O3 × 2H2O होता है बॉक्साइट का फॉर्मूला। चलिए दोस्तों ये विश्व में एल्युमिनियम का मुख्य स्रोत कौन सा होता है, ये विश्व में एक बॉक्साइट होती है, और इसके अलावा बॉक्साइट के अलावा अन्य स्रोत कौन से हैं, कोरंडम हो गया, फेल्सपार हो गया, क्रायोलाइट हो गया, एल्यूनाइट हो गया, कायोलिन आदि, ये सभी जो है एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, इस बात का याद रखिएगा। तो एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा हो गया, बॉक्साइट हो गया। इस प्रश्न का आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हमारा प्रश्न संख्या 11 कह रहा है कि गैल्वेनाइजेशन का जंग से बचाने वाली एक प्रक्रिया है जिसमें स्टील और लोहे पर डैश की कोटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों आपको बता दें गैल्वेनाइजेशन जो होती है ये क्या होती है, मान लीजिए कोई धातु की वस्तु रखी हुई है बाहर में, ठीक है, वो क्या करती है, ऑक्सीजन की अभिक्रिया करने के बाद जो है उस पर जंग लग जाती है। ठीक है, जंग लग जाती है, उसी को जंग को हम बचाने के लिए क्या करते हैं, हम लोग गैल्वेनीकरण करते हैं। उसमें क्या करते हैं हम लोग, स्टील पर लोहे और जिंक की जो है कोटिंग की जाती है। मतलब कोटिंग करने का मतलब ये हुआ दोस्तों, इस पर इसकी परत चढ़ा दी जाती है, यानी कि पेंट कर देते हैं इस पर, तो क्या होता है ये अभिक्रिया नहीं कर पाता है और जो है ये वस्तु
जो चीज़ है ये जंग से बच जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो गैल्वेनीकरण जंग से बचने के लिए एक प्रक्रिया है जिसमें स्टील और लोहे पर किसकी कोटिंग की जाती है, तो जिंक की कोटिंग की जाती है। ठीक है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे हमारा। प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किसका उपयोग जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए की जाती है। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन देखिए क्या है, फिटकिरी है, दूसरा ऑप्शन कौन सा है, ब्लीचिंग पाउडर, तीसरा ऑप्शन है बेकिंग सोडा, चौथा ऑप्शन कौन सा हो गया, धावन सोडा। दोस्तों इन 4 ऑप्शन में से जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा धावन सोडा हो जाएगा, यानी कि सोडियम कार्बोनेट जो होती है इसका हम लोग प्रयोग क्या करते हैं, अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए करते हैं। ठीक है दोस्तों जो धावन सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। ठीक है, इस बात का याद रखिएगा, Na2CO3 इंटू 10H2O होता है धावन सोडा का प्रयोग। तो हम लोग अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, धावन सोडा का प्रयोग करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों हमारा 13वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो आपके पास ऑप्शन है, एक संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों के सभी तत्वों की परमाणु संख्या समान होती है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि एक असंतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों में एक या अधिक अवयवों वाले परमाणुओं की संख्या असमान होती है। तो दोस्तों आपको एग्जांपल के थ्रू से समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए मान लीजिए एक समीकरण हमारे पास दे रखा है H2 + O2। ठीक है, इसको जब हम अभिक्रिया कराएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास H2O हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों ये क्या है, एक असंतुलित रासायनिक समीकरण है। ठीक है, ये बैलेंस नहीं है। देखिए क्यों नहीं बैलेंस नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2 है हमारे पास। ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है। ठीक है, यहाँ तो बात सही हो गया, लेकिन ऑक्सीजन कितना हमारे पास, 2 है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 1 ही है। तो ये संतुलित नहीं हुआ। संतुलित तब होगा जब अभिकारक और उत्पाद दोनों का परमाणु संख्या समान होगी, तब जाके वो क्या होगा, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। जब ये समान नहीं होगी तब तक ये संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं कहलाएगा। दोस्तों आप बात कर लेते हैं कि संतुलित कैसे होगा। तो देखिए 2Mg एक होता है, 2Mg + O2, जब इसको अभिक्रिया कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 2MgO हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, संतुलित समीकरण है। कैसे है देखिए दोस्तों बता दें। देखिए 2Mg जो हो गया, देखिए यहाँ पे कितना Mg कितना हो गया, 2 ठो, Mg कितना हो गया, 2 ठो, क्यों, क्योंकि आगे में 2 लगा हुआ है। O2 कितना हो गया, O 2 हो गया, तो O कितना हो गया, 2, यहाँ पे 2 लगा हुआ है। तो ये 2 जो होता है दोस्तों, ये दोनों के लिए होता है, Mg के लिए भी हो गया, O के लिए भी हो गया। तो इस प्रकार जो है हमारा ये क्या हो जाएगा, दोनों रासायनिक समीकरण जो होगा ये संतुलित हो जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इस प्रकार दोस्तों कि एक असंतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादकों में अभिकारक परमाणु संख्या समान और असमान होती है, जबकि संतुलित में क्या होती है, समान होती है। ठीक है, तो इस प्रकार जो हमारा ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि दोनों कथन बिल्कुल सत्य है। तो ए और बी दोनों सत्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों सत्य हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हमारा 14वां प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। दोस्तों आपके पास ऑप्शन है, 114 तत्वों में 32 गैर धातु तत्व है और अन्य धातु है। दूसरा ऑप्शन है, प्रत्येक अयस्क एक खनिज है परंतु हर खनिज अयस्क नहीं है। दोस्तों आपके पास देखिए ऑप्शन जो था, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि 114 तत्वों में से 32 गैर धातु है, यानी दोस्तों धातु नहीं है। ये प्रश्न गलत है। क्यों, क्योंकि 114 तत्व जो ज्ञात हो चुके हैं, अभी तो 118 हो चुके हैं, लेकिन 114 दे रखा है यहाँ पे, तो कोई बात नहीं है। 114 तत्वों में से जो 32 जो होती है वो धातु नहीं होती है, ये धातु होती है। यहाँ पर लिखा हुआ गैर धातु, मतलब कहने का प्रश्न का कि ये गैर धातु नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत है। 114 तत्वों में से 32 धातु तत्व होते हैं। ठीक है, यदि यहाँ पे धातु होता तो ये प्रश्न सही होता, लेकिन यहाँ पे गैर धातु लगा रहा है, इसका मतलब ये गलत हो रहा है। ठीक है, और दूसरा क्या कह रहा है कि प्रत्येक अयस्क एक खनिज है परंतु हर खनिज अयस्क नहीं होता है, तो ये बात सही है। ठीक है, इस प्रकार जो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि केवल बी सत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। प्रश्न कह रहा है कि टूथपेस्ट एक घटक नहीं है, तो टूथपेस्ट में किसका घटक नहीं है। तो आपके पास ऑप्शन है, एब्रेसिव, दूसरा कौन सा हो गया, फ्लोराइड, तीसरा कौन सा हो गया, सर्फेकेंट, और चौथा कौन सा हो गया, लुब्रिकेंट। तो दोस्तों लुब्रिकेंट जो होता है इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। लुब्रिकेंट क्या होता है, एक स्नेहक की तरह काम करता है। इंजन में क्या करता है, जब स्नेहक लगाते हैं तो घर्षण को कम करने के लिए क्या करते हैं, ग्रीस के रूप में लुब्रिकेंट का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार टूथपेस्ट का जो घटक इसमें नहीं होगा, 15 का सी ऑप्शन नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, इनमें से किस फल को पकाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो फल को पकाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है, कैल्शियम कार्बाइड, दूसरा ऑप्शन है अमोनियम नाइट्रेट, तीसरा ऑप्शन है एसिटिलीन, और चौथा कौन सा हो गया, कैल्शियम कार्बाइड और एसिटिलीन दोनों। देखिए दोस्तों क्या होता है, एग्जाम में हम बहुत धड़फड़ी में रहते हैं, हम क्या कर देते हैं, ऑप्शन पूरा पढ़ते भी नहीं है, और हम ऑप्शन नंबर यदि यहाँ पर देखिए कैल्शियम कार्बाइड रहता, अल्मोनियम नाइट्रेट रहता,
एसिटिलीन रहता तो हम क्या करते हैं, या तो पहले हम कैल्शियम कार्बाइड को मार देते या एसिटिलीन को मार देते, लेकिन यहाँ पे दोनों दे रखा है, कैल्शियम कार्बाइड और एसिटिलीन दोनों। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर डी को मारेंगे, टिक मारेंगे, क्योंकि दोस्तों कैल्शियम कार्बाइड और एसिटिलीन दोनों का प्रयोग करते हैं किसके लिए, हम लोग फल को पकाने के लिए करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट तो कैल्शियम कार्बाइड और एसिटिलीन दोनों का प्रयोग करते हैं फल को पकाने के लिए। आप इस बात को याद रखिएगा। दोस्तों एसिटिलीन का जो प्रयोग करते हैं ये कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए करते हैं, ठीक है। इस बात को भी याद रखिएगा कि कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए फल को किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखें दोस्तों हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम विद्युत ऋणात्मक मूल तत्व है। तो आपके पास ऑप्शन है सीजियम, प्लेटिनियम, Ag यानी कि चांदी और सोना, एल्युमिनियम और ये Li, ठीक है दोस्तों। तो आपके पास ऑप्शन देखिए क्या चार दे रखा था, तो न्यूनतम विद्युत ऋणात्मक मूल तत्व कौन सा होगी। तो सबको बता दें, जो ये मान लीजिए क्या है, ये क्या होती है, वर्ग होती है, और ये क्या होती है, आवर्त होती है, ठीक है। तो हम सभी जानते हैं कि लेफ्ट से राइट जाने पर इसको विद्युत ऋणात्मकता जो होती है वो क्या होती है, बढ़ती जाती है, ठीक है दोस्तों। और राइट से लेफ्ट जाने पर क्या होती है, विद्युत ऋणात्मकता जो होती है घटती जाती है। तो हमसे क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा न्यूनतम विद्युत मूल तत्व होंगे, तो न्यूनतम कौन सा होगा, इधर वाला। तो इधर कौन सा हो गया, सीजियम हो जाएगा, यानी कि 17 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम विद्युत ऋणात्मक मूल तत्व है, तो सी यानी कि सीजियम है, ठीक है। इस बात को आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों हमारा, प्रश्न कह रहा है कि पेंक्रियास मेढक में पाई जाती है, क्या पाई जाती है दोस्तों। तो आपके पास ऑप्शन है प्लीहा के पास पाई जाती है, दूसरा है गुर्दा के पास पाई जाती है, तीसरा है अमाशय तथा ड्यूडेनियम के बीच में पाई जाती है, चौथा कौन सा हो गया, छोटी तथा बृहद आंत में पाई जाती है। तो दोस्तों पेंक्रियास मेढक जो होती है ये अमाशय तथा ड्यूडेनियम के बीच में पाई जाती है, इस बात को आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, एंडोसिस्टियम पाया जाता है, कहाँ पे पाया जाता है दोस्तों। देखिए आपके पास ऑप्शन कहाँ क्या दे रखा है, हड्डियों की ऊपरी भाग में, दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा है, हड्डियों की आंतरिक भाग में, तीसरा ऑप्शन है हड्डियों की ऊपरी तथा आंतरिक भाग में, और चौथा ऑप्शन क्या दे रखा है, हड्डियों की मध्य भाग में। दोस्तों एंडोस्टियम जो होती है ये हड्डियों के आंतरिक भाग में पाई जाती है, इस बात को याद रखिएगा। दोस्तों ये उल्टा पुल्टा प्रश्न है जो आपको याद रखने होंगे, क्योंकि इसी से मेरिट बनती है। तो इसका प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि एंडोस्टियम जो होती है हड्डियों के आंतरिक भाग में पाई जाती है, इस प्रश्न को आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों क्या है हमारे पास, पेशिया उत्तक की उत्पत्ति किससे होती है। दोस्तों देखिए आपके पास ऑप्शन है एक्टोडर्म कोशिका से, दूसरा है एंडोडर्म कोशिका से, तीसरा है मेसोडर्म कोशिका से, और चौथा कौन सा हो गया, उपयुक्त तीनों प्रकार के कोशिकाओं से। तो दोस्तों पेशिया उत्तक का जो निर्माण होती है ये मेसोडर्म कोशिका से होती है, इस बात को आप याद रखिएगा कि मेसोडर्म कोशिका से क्या होती है, पेशिया उत्तक की उत्पत्ति होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति के कारण पादप कोशिकाओं को प्राणी कोशिका यानी कि एनिमल सेल से पहचाना जा सकता है। तो दोस्तों देखिए आपके पास हरित लवक है, दूसरा कौन सा कोशिका भित्ति है, तीसरा कोशिका झिल्ली है, और चौथा कौन सा केंद्रक है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि पादप कोशिका को प्राणी कोशिका से जो पहचानते हैं, किससे पहचानते हैं, कोशिका भित्ति से पहचानते हैं, ठीक है दोस्तों। कोशिका भित्ति में क्या होती है, कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाई जाती है, ठीक है, लेकिन ये जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। पादप भित्ति जो होती है कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है, सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आप इस बात को याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्या है दोस्तों हमारे पास, ग्रेना निम्नलिखित में से किसका घटक होता है। तो दोस्तों ग्रेना जो होती है ये हरित लवक का घटक होती है, ठीक है। ग्रेना किसकी घटक होती है, हरित लवक घटक होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, और राइबोसोम क्या है दोस्तों, राइबोसोम जो होती है ये प्रोटीन की फैक्ट्री होती है, यहाँ पे प्रोटीन बनता है। अगला प्रश्न देखिए, कैल्सीभूत यानी कैल्सीफाइड उपास्थि यदि कार्टिलेज पाई जाती है, किसमें पाई जाती है। तो आपके पास ऑप्शन है बाह्य कर्ण में, दूसरा ऑप्शन है सुप्रा स्केपुला में, तीसरा है पेरिकार्डियम में, और चौथा कौन सा हो गया, पसली में। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, यानी कि सुप्रा स्केपुलम जो होती है ये कैल्सीभूत उपास्थि पाई जाती है, ठीक है। इस बात को आप याद रखिएगा। दोस्तों कैल्सीभूत उपास्थि में क्या होती है, शुक्रा पाई जाती है। उपास्थि का निर्माण जो होता है ये कंकाली संयोजी उत्तक से होता है। उपास्थि का निर्माण किससे होती है, कंकाली संयोजी उत्तक से होती है। उपास्थि एक प्रकार का संयोजी उत्तक ही होता है, ठीक है। इस बात को आप याद रखिएगा। और उपास्थि के चारों ओर एक प्रकार की झिल्ली पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, पेरिकार्डियम झिल्ली कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए 24वां प्रश्न होगा, प्रश्न कह रहा है रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन कौन सी होती है। जो विटामिन कह रहा है तो रक्त का थक्का जमाने के लिए विटामिन होती है, विटामिन के का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है दोस्तों। वही बात करते हैं प्रोटीन, यदि आपसे पूछा जाए तो रक्त का थक्का जमाने के लिए प्रोटीन की बात करें तो वो कौन सा होता है, फाइब्रोनिजोन होता है, ठीक है दोस्तों। फाइब्रोनिजोन होता है। यदि आपसे प्रोटीन की बात करें तो फाइब्रोनिजोन हो गया, ठीक है। लेकिन आपसे विटामिन की बात करें तो विटामिन के का इस्तेमाल करते हैं रक्त का थक्का जमाने के लिए।
दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, आज का इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा, ग्लोमेरुलस का बना होता है किससे बना होता है। तो फ्रेंड्स ग्लोमेरुलस जो होता है वो किससे बना होता है, आपके पास ऑप्शन है धमनियों के समूह से, दूसरा है कोशिकाओं के समूह से, तीसरा ऑप्शन है शिराओं के समूह से, चौथा कौन सा हो गया, उपयुक्त तीनों के समूह से। तो दोस्तों ग्लोमेरुलस जो होता है ये कोशिकाओं के समूह से मिलकर बना होता है। ठीक है दोस्तों, ये ग्लोमेरुलस जो किससे बना होता है, ग्लोमेरुलस जो होता है ये कोशिकाओं के समूह से मिलकर बना होता है। तो इस पर आंसर हमारा 25 का बी हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा वीडियो यहीं समाप्त होती है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों मुझे पता है कि आज थोड़ी सी आपको दिक्कत हुई होगी, बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ आ गई होंगी, तो इसको मैनेज कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हम अभी थोड़ा गाँव में आ चुके हैं, तो इसलिए हमें थोड़ी सी यहाँ पर दिक्कत हो रही है। तो दोस्तों आप इसे मैनेज कीजिएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल अंडरस्टूड स्टडी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी जितनी भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, आप उसे देख करके लाभ उठा सके। दोस्तों यदि आप इस वीडियो की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ से इसकी PDF आपको आसानी से मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, जहाँ से जुड़ करके आप इसे PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए हमारे चैनल अंडरस्टूड स्टडी को। जय हिंद, वंदे मातरम।